लोग कहते हैं मरने के बाद नर्क मिलता है, लेकिन मौत और जिंदगी के बीच अटके रहना नर्क से भी बदतर है। अशोक अब इसी पड़ाव पर था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रेडियो सिग्नल बंद होने से उसकी जिंदगी की धुन ही बदल जाएगी। लगता है मैं फूलन बेला के गलत रास्ते में फंसा हूं। इतना गहरा अंधेरा कि हेडलाइट्स भी बेकार लग रही हैं। अशोक बेतालिनी से तो बच गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि भूलन बेला में बेतालिनी से भी ज्यादा रहस्यमयी खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। वो भूलन बेला में न आगे जा पा रहा था और न ही पीछे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट के उजाले में गाड़ी का बोनेट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। बस एक बार कार स्टार्ट हो जाए, फिर मैं वैद्य और आदित्य दोनों को ढूंढ लूंगा और फिर इसे घर पहुंचने तक बंद नहीं होने दूंगा। ठीक उसी वक्त उसके फोन का अलार्म बज उठा। उसने जैसे ही अलार्म बंद करने की कोशिश की, फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। इसे भी अभी ही गिरना था। पापा, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मीरा, बेटा पापा यहीं है। तुम कहाँ हो? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो मत, पापा तुम्हारे पास ही है। अशोक अब पूरी तरह भूलन बेला के भ्रम जाल में उलझ चुका था। इस सुनसान खौफनाक भूलन बेला में अपनी बेटी की रोती हुई आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा मीरू, पापा तुम्हारे पास ही है बेटा, डरना मत, पापा आ रहे हैं तुम्हें लेने। अपनी बेटी की आवाज सुनकर अशोक एकदम बेचैन हो उठा था। एक बाप अपने हर दर्द से लड़ सकता है, लेकिन जब बात उसके बच्चे की हो तो वो पूरी दुनिया से टकराने को तैयार रहता है। जिस भूलन बेला का अंधेरा अशोक को अभी तक डरा रहा था, अब वो उसी अंधेरे में बेचैन होकर मीरा को ढूंढ रहा था। उसे उसकी बेटी की फिक्र सता रही थी। अशोक मीरा की आवाज का पीछा करते हुए भूलन बेला के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रमजाल था, जो उसे मौत से बदतर यातना देने के लिए पूरी तरह तैयार था। मीरा, पापा यहाँ है बेटा, आवाज दो। तुमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो अशोक, हम किस मुसीबत में आ फंसे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। राधिका, तुम यहाँ कैसे? हमें तुम लाए हो या मीरा, हमारे बच्चे अब नहीं राधिका, मीरा यही है, उसने अभी मुझे आवाज दी थी। तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दो। मीरा, मीरा, मीरा। अशोक अभी तक ये सोचकर खुश था कि उसका परिवार मानव लोक में सुरक्षित है, लेकिन उन्हें इस भूलन बेला में देखकर वो बेचैन हो उठा। इसी के साथ राधिका और मीरा की आवाजें आनी पूरी तरह बंद हो गईं। अब वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। अशोक जोर जोर से चीखने लगा, राधिका, मीरा, कहाँ हो तुम? देखते ही देखते भूलन बेला उसे बुरी तरह जकड़ने लगी। उस वक्त भी उसका दिल सिर्फ मीरा के लिए धड़क रहा था। अशोक, संभालो अपने आप को। ठीक उसी समय अचानक उसे एक तेज झटका लगा और इसी के साथ आदित्य उसे खींचकर भूलन बेला के जाल से बाहर निकाल लाया। मुझे मर जाने दो, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। ये सब भ्रम है अशोक, जो कुछ भी तुमने देखा था सब झूठ था, भूलन बेला का जादू था। मेरी बच्ची सिर्फ 3 साल की थी। आदित्य, मैं इस भूलन बेला को बर्बाद कर डालूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते अशोक, तुम्हारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। ये सब दिखावा है, तुम्हारी नजरों का छलावा है। कैसे मान लूं कि तुम भी मेरा भ्रम नहीं हो? मुझे छू कर देख लो अशोक, मैं आदित्य हूं। हमें यहां से निकलना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वैद्य कहां है? वो तुम्हें मिला नहीं? वो तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे साथ इस भूलन बेला में आया था। क्या बेतालनी उसे आसानी से पकड़ लेगी? हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा।
तुमने मुझे कैसे ढूंढा? रेडियो तो खराब है। तुम्हारे फोन की आवाज से मैं समझ गया था कि यहां तुम ही आए होगे। तुम तो एक दैत्य हो। तुम जब फोन की आवाज सुन सकते हो तो दूसरे दैत्यों को भी महसूस कर सकते होगे। हाँ, लेकिन भूलन बेला के अंदर ये बहुत मुश्किल है। या हमने अगर अपना दैत्य रूप बदला तो वापस अपने असली रूप में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी शक्तियां भूलन बेला के अंदर काम नहीं करती, इसीलिए वेतालनी हमें यहाँ आसानी से ढूंढ लेती है। अगर वैद्य ने अपना रूप बदल लिया होगा तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अशोक और आदित्य के लिए उस जगह पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। धीरे धीरे भूलन बेला उन दोनों को दोबारा जकड़ने लगी थी और भूलन बेला का रास्ता भी बदलने लगा था। ये क्या हो रहा है? भूलन बेला फिर से हमें जकड़ रही है। आदित्य ने उसे दोबारा जोर से खींचकर भूलन बेला से छुड़ा लिया। अशोक, जल्दी से कार में बैठो। अशोक और आदित्य दोनों एक साथ कार में जाकर बैठ गए। तभी उनकी कार की छत पर कोई भारी सी चीज आकर गिरी। ये क्या था? तुम दैत्यों में इतनी हिम्मत कि दोबारा भूलन बेला में घुस आए। आज तुम्हारा रक्त पीकर मैं अपनी वर्षों की प्यास बुझाऊंगी। अशोक, गाड़ी स्टार्ट करो। यहाँ हम इससे नहीं जीत सकते। इसने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अशोक ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से गाड़ी को वेतालिनी की तरफ बढ़ा दिया। पापा, देखो आप अशोक, कहाँ हो? वेतालिनी भूलन बेला से उनकी कार को ही जकड़ने लगी। आदित्य वेतालिनी की शक्तियों को भली भांति जानता था, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करने लगा। अशोक, वापस पलटो। वो तेरी बेटी नहीं थी, वो सब इसका काला जादू था। ठीक उसी समय अचानक अशोक के नाखून बढ़ने लगे। अशोक के शरीर से कपड़े फटने लगे और इसी के साथ उसकी जेब में रखी डायरी जमीन पर जा गिरी। अशोक अब एक विशाल दैत्य का रूप लेने लगा था। उसकी गुर्राहट से पूरी भूलन बेला कांप रही थी और इसी के साथ डायरी के पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे। वेतालिनी डायरी के खुलते ही अचानक गायब हो गई। अशोक, तुम भी एक दैत्य हो? हाँ, ये शरीर दैत्य का ही है। शायद इसीलिए मैं ये कर पाया। लेकिन वेतालिनी अचानक गायब कैसे हो गई? तभी आदित्य की नजर उस डायरी पर पड़ी जो अशोक रेडियो स्टेशन से उठा लाया था। उस डायरी में सिर्फ रेडियो को चलाने का तरीका ही नहीं, बल्कि वेतालिनी को काबू में करने का यंत्र भी बना हुआ था। ये तो मुखिया की डायरी है। इसमें तो वेतालिनी भक्षणी यंत्र भी बना हुआ है। वेतालिनी भक्षणी यंत्र? हाँ, ये एक तंत्र है जिसे सिर्फ मानव लोक में ही किया जाता है। हम दैत्यों के लिए ये तंत्र क्रियाएं प्रतिबंधित हैं। यदि कोई दैत्य ऐसा करता है तो वो खुद इस यंत्र में कैद हो जाता है। लगता है वेतालिनी इसी में कैद हो गई। आदित्य और अशोक ये सोचकर हैरान थे कि उस डायरी के खुलते ही वेतालिनी कहां गायब हो गई। अगर अशोक अपने दैत्य रूप में नहीं आता तो ये डायरी कभी गिरती ही नहीं और ना ही उन्हें इस तंत्र के बारे में कुछ पता चल पाता। आखिर ये तंत्र है क्या? क्यों ये डायरी उसी वक्त उसी पेज पर जाकर खुली जहां उसकी वाकई में जरूरत थी? क्या कोई उनकी मदद कर रहा था? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरीशियन पर।